बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा, एमके प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम जो मोशन है उसका ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम मोशन की टाइप्स और उससे रिलेटेड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें जो मोशन से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मोशन का जो ग्राफिकल एनालिसिस है उसको करेंगे और देखते हैं कि उसके अंदर क्या होती है। तो मोशन का ग्राफिकल एनालिसिस करने से पहले वी नो कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या चीज है? ग्राफ एक्चुअली एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी दो जो क्वांटिटीज है उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको पिक्टोरिकल वे, उसका जो पिक्टोरिकल इमेज है उसको हम ग्राफ कहते हैं। जैसे कि आपने क्रिकेट मैचेस में देखा होगा, क्रिकेट मैचेस में एक ग्राफ जब वो पूरे मैच की समरी को एक्सप्लेन कर देता है, पूरे मैच की समरी एक ग्राफ के जब बता देती है कि किस ओवर पर कौन सा प्लेयर आउट हुआ, किस ओवर पर क्या स्कोर था, वो सारा कुछ एक ग्राफ में आ रहा होता है। तो वो एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ओवर्स और स्कोर के दरमियान रिलेशन की। तो ग्राफ असल में दो क्वांटिटीज के रिलेशन को जाहिर करता है। अब ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपके सामने एक ग्राफ नजर आ रहा होगा। आपने ऑब्वियसली ग्राफ को देखा होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। इसमें दो लाइंस होती हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही होती हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन जहां पर ये दोनों जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। ओरिजिन से राइट साइड पर अगर हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव होता है। सेम इज द केस विद द वाई एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर जो वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव है और ओरिजिन से नीचे जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह इस बॉक्स की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर एक्स इस बॉक्स की ग्राफ की बात करें, इसमें देखिए एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी एक्स और वाई की वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। इस तरह अगर हम इस बॉक्स की बात करें, इस बॉक्स में आप देखिए कि एक्स वाई पॉजिटिव है बट एक्स नेगेटिव है। तो इसमें वो तमाम वैल्यूज आएंगी जिनमें एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। इस तरह हम इस बॉक्स की बात करें, इस बॉक्स के अंदर जो y है वो नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है। और इस तरह इस बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स के अंदर x जो है वो पॉजिटिव है जबकि y जो है वो नेगेटिव है। इन बॉक्सेस को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, इट्स थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहां पर हम सारी वैल्यूज को प्लॉट करके जो ग्राफ जो है वो बनाते हैं। तो याद रखने वाली बात, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है। अब एक्स एक्सिस पर कौन सी वैल्यू ली जाएगी और वाई एक्सिस पर कौन सी वैल्यू ली जाएगी? तो एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट वैल्यूज लेते हैं, वो वैल्यूज जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही होती। जैसे कि टाइम है, अब टाइम इंडिपेंडेंट है, आप इसको पकड़ नहीं सकते, आप इसको रोक नहीं सकते। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, तो अगर टाइम आ जाए तो हम उसको हमेशा एक्स एक्सिस पर रखते हैं। और वाई एक्सिस पर वो वैल्यू ली जाती है जो डिपेंडेंट होती है एक्स एक्सिस के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस और टाइम का अगर ग्राफ बनाएंगे तो अब टाइम इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। तो डिपेंडेंट वैल्यू ली जाएगी अपॉन एक्स एक्सिस और जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ली जाती है। ओके जी, फर्दर मूव हम करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस और टाइम की। उसके लिए हमारे पास डाटा ये है, फर्ज कर लें कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टार्ट में 0 सेकंड पे खड़ा हुआ है, उसमें कोई डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया, फिर वो 1 मिनट के अंदर 1.2 किलोमीटर कवर कर लेता है। 2 मिनट गुजरते हैं उसका डिस्टेंस जो वो 2.4 हो जाता है, 3 मिनट गुजरते हैं वो 3.6 हो जाता है, 4 मिनट्स पे 4.85 पे वो 6 मीटर डिस्टेंस जो है वो ये हमारे पास डाटा है कि कितने मिनट पे उसने कितना जो डिस्टेंस कवर किया। कि टोटल 5 मिनट के अंदर उसने 6 मीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अब हम इस डाटा के ऊपर जो है वो एक ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस और टाइम का। अब देखें, फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम क्या करें, टेक टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस
along y एक्सिस। हम टाइम को x एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं और डिस्टेंस को y पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है जबकि जो डिस्टेंस है वो एक डिपेंडेंट वैल्यू है। तो इंडिपेंडेंट वैल्यू हमेशा x एक्सिस पर आएगी और डिपेंडेंट वैल्यू हमेशा y एक्सिस पर आएगी। सेकेंडली हम क्या करेंगे, सिलेक्ट सुटेबल स्केल 1 मिनट 1 सेंटीमीटर along x एक्सिस एंड 1.2 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर along y एक्सिस। अच्छा, अब ये जो एक बॉक्स है, अब हम इनको डिक्लेयर कर देते हैं, ये एक बॉक्स एक जो मिनट का है और इधर से जो हम स्केल ले रहे हैं हम क्या देते हैं जी, एक बॉक्स जो 1.2 मीटर का होता है। अब इसके लिए रूल सिर्फ ये है, इस स्केल का रूल सिर्फ ये है कि आप ये देखें कि आपकी तमाम वैल्यूज जो हैं, जो आपको डाटा गिवन है, वो सारे का सारा इसके ऊपर पूरा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास, हम इस बॉक्स को जो वो 1 किलोमीटर ले लेते हैं, 1 किलोमीटर ले लेते हैं, तो हमारे पास टोटल किलोमीटर कितने हैं? 6। तो अगर हम 1 किलोमीटर लेते तो 1 किलोमीटर 2 3 4 5 और ये ग्राफ से बाहर हो जाना था 6 किलोमीटर। तो ये सूटेबल स्केल नहीं है। तो आप स्केल को इस तरह लेते हैं कि वो आपके ग्राफ के ऊपर जो वो पूरा आ जाए। दैट्स वाई हमने जो टाइम का स्केल लिया दैट इज 1 मिनट फॉर 1 सेंटीमीटर और 1.2 किलोमीटर फॉर 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा ये एक बॉक्स 1 मिनट का हो गया और इधर से एक बॉक्स हो गया हमारा 1.2 किलोमीटर्स का। अब हमने जो है वो स्केल वो मार्क कर दिया, उसके बाद हम वैल्यूज को मार्क करेंगे। वैल्यूज को कैसे मार्क करेंगे? अब देखें जी, पहले हम वैल्यूज को देख लेते हैं। देखिए जी, 0 पर 0 है तो यहां पर आप देखें कि यहां पर भी हमारे 0 पर x टाइम भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0। उसके बाद 1 मिनट पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था दैट इज 1.2, तो यहां पर देखें 1 मिनट पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था दैट इज 1.2। तो हम यहां 1.2 पर एक डॉट लगा लेंगे, ये हमने डॉट लगा लिया। इसका 2 पर 2.4 था, 3 पर 3.6 था, 4 पर 4.8 था और इस तरह 5 पर 6 किलोमीटर था। ये जो हमारे पास पॉइंट्स मार्क हो गए, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। अब ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि इस 1 मिनट के अंदर उसने 1.2 किलोमीटर कवर किया, अगले फिर 1 मिनट के अंदर उसने अगेन 1.2 कवर किया, अगले 1 मिनट के अंदर फिर उसने 1.2 कवर किया, अगेन इन 1 मिनट्स इट कवर्स 1.2 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो दैट मींस कि इस ग्राफ की जो स्पीड है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ग्राफ जो वो दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। तो अब डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन क्या होता है वो स्पीड का होता है। तो ये जो ग्राफ हमें बता रहा है स्पीड के बारे में, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि चूंकि सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट मीन कि ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का ग्राफ है। कोई ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ये ग्राफ उसके बारे में बता रहा है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम है। इसको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो इस तरह ये ग्राफ हमें उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ वो ये भी बता रहा है कि एट पर्टिकुलर मिनट के किस मिनट पर उसका जो डिस्टेंस कवर था वो कितना था। ले जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या देखते हैं? अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा। एज यू कैन सी हियर कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिफॉर्मली कवर नहीं हो रहा। 2.40 और सेकंड मिनट में 960। दैट मीन कि डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली कवर नहीं हुआ। हम वही करते हैं, हम स्केल लेंगे और ग्राफ को प्लॉट करेंगे। हमारे पास जो लाइन ग्राफ बन रहा है वो थोड़ी सी कर्व बन रही है। अब ये कर्व क्या एक्सप्लेन, ये कर्व एक्सप्लेन करिए कि पहले उसकी स्पीड स्लो थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है वो तेज हो गई। ये जो कर्व है ये हमें एक्सप्लेन करिए कि ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, उसकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और ये नॉन यूनिफॉर्म जो ऑब्जेक्ट की नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन कर रहा है। लो जी, आगे मूव करते हैं। आगे हम एक और ग्राफ को देख लेते हैं। अब इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, देखें फर्स्ट मिनट में उसने 2 किलोमीटर किया, सेकंड मिनट्स में 3.1, दैट मीन 2 पहले कर लिया,
3.1 मतलब 1.1। आगे देखें तीसरे मिनट में यहां पर उसने कवर किया 0.8। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ ऑब्जेक्ट का कवर डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये कर्व ऐसे डाउनवर्ड जाती हुई फील होगी। दैट मीन ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग, ऑब्जेक्ट रुक रहा है, इस ऑब्जेक्ट की ब्रेक लग रही है, ये वेलोसिटी अपनी स्पीड को आहिस्ता कर रहा है। तो ये कर्व जो है डाउनवर्ड जाती कर्व जो है वो इस बात को एक्सप्लेन करें कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कम हो रही है। आगे देखते हैं, अब इस केस में देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट है जी, वो जब टाइम हमने देखना शुरू किया तब भी उसका जो डिस्टेंस था 1.2 किलोमीटर था। अब टाइम 1 मिनट हुआ वो 1.2 पे ही है, 2 हुआ 1.2 पे, 3 हुआ वही डिस्टेंस, 4 पे भी वही डिस्टेंस, 5 पे भी वही डिस्टेंस। तो अब अगर हम पॉइंट्स लगाने शुरू करें, देखें जी 1 मिनट पे डिस्टेंस 1.2, 2 मिनट पे डिस्टेंस 1.2, 3 मिनट्स पे डिस्टेंस 1.2, 4 पे भी 1.2, 5 पे भी 1.2। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये लाइन क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब ये लाइन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये लाइन हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा। तो अगर डिस्टेंस नहीं बढ़े इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट की हालत में, वो मूव नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पर रुका हुआ है। तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वो हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट की हालत में ऑब्जेक्ट है। हो गया जी, फर्दर मूव करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिनेरियोज हैं कि ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मूव कर रहा हो, ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही हो, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही हो, या ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट क्या होता है, हम स्लोप को, इस ग्राफ की जो स्लोप है, जो ढलवान है, हम उसको ग्रेडियंट या उसकी स्लोप कहते हैं। हम देखते हैं कि ये स्लोप हमें क्या बताती है। ले जी, अब हम इस ग्राफ की स्लोप के बारे में देखते हैं। अब यहां पर ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म जो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। हम कंसीडर कर लेते हैं 2 पॉइंट्स को, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अब हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ग्राफ है दो क्वांटिटीज का रिलेशन बताता है। तो टाइम और डिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशन है वो स्पीड का होता है। तो अगर हम इस ग्राफ की स्लोप निकाल ले तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को निकाल सकते हैं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, लेट्स कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q और उसको हम डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन कर देते हैं, y एक्सिस के साथ भी और x एक्सिस के साथ। इस तरह P को भी y एक्सिस के साथ और x एक्सिस के साथ। फिर इस लाइन को हम इस तरह ज्वाइन करेंगे। तो अब ये यहां पर देखिए आपके पास एक ट्रायंगल बन गई, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुकी है। तो अब इस ट्रायंगल का हमारे पास ये एक्स एक्सिस भी गिवन है, इसका जो बेस है वो भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है। तो हम हाइपोटेनस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हाइपोटेनस यहां पर आएगा वो हमें बताएगा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, और इसी को हम ग्राफ का ग्रेडियंट कहते हैं। और इस ग्रेडियंट से ये देखिए, अब इसके अंदर हमने ये जो डिस्टेंस निकाला है S1 और S2 के दरमियान, देखिए S1 और S2 के दरमियान जो डिस्टेंस आया है, इसको इस एरिया को हम S2 माइनस S1 कह रहे हैं, और यहां से लेकर यहां तक जो डिफरेंस है दैट इज T2 माइनस T1। तो इनको हम प्लेस करें। तो अब यहां पर देखें इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू RQ ओवर PR, RQ ओवर PR। अब RQ क्या है, RQ है S2 माइनस S1, तो RQ की जगह लिखेंगे हम S2 माइनस S1। और PR क्या है, T2 माइनस T1, तो PR की जगह पर T2 माइनस T1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस, ये आ गया टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, ये हमारे पास होती है स्पीड। तो ये जो ग्राफ की स्पीड है ये हमें बता रही है उसके स्पीड के बारे में, रिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। अब डिस्टेंस और टाइम के दरमियान हमने ग्राफ का एनालिसिस किया, अब हम बात करते हैं स्पीड और टाइम की। अब उसमें अगेन अब ये चीजें आपको ज्यादा
जल्दी समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये वही पुरानी बातें हैं ग्राफ से रिलेटेड, बस अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या आता है, स्पीड और टाइम का रिलेशन आपस में क्या है। तो लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, वो मूव कर रही है, उसमें देखें जब पहला सेकंड क्रॉस हुआ उसकी स्पीड थी 8 मीटर फी सेकंड, दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड होगी 16 मीटर फी सेकंड, तीसरे में उसकी स्पीड होगी 24 मीटर फी सेकंड। तो जब हम इसको ग्राफ में प्लेट करते हैं तो यू कैन सी कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, यानी कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम है, यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम है, इसके अंदर जो डिस्टेंस कवर जो हमारे पास स्पीड है वो सेम है। तो यूनिफॉर्म इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म जो हमारे पास इंटरवल ऑफ टाइम है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के दरमियान जो इसकी स्पीड है वो सेम है, तो इसको हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। क्योंकि हम पढ़ चुके हुए स्पीड और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो एक्सेलरेशन होता है, यानी कि यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो इसको हम कहेंगे कि इनका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा। अब हम इस कंडीशन में देखें, एक ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट सेकंड में उसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, सेकंड में फिर 20 मीटर है, थर्ड में फिर 20 मीटर सेकंड है। तो अगेन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब आप देख सकते हैं कि टाइम तो गुजर रहा है बट उस ऑब्जेक्ट की कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब यह कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट स्पीड के साथ, नो चेंज इन द स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। अगेन इसका ग्रेडियंट या इसकी जो स्लोप है वो हमें किस बारे में बताएगी, इन दोनों के रिलेशन के बारे में। तो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है दैट इज यहां पे आप देख सकते हैं v/t, डेल्टा v/t आया, और डेल्टा v/t क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो जो हमें स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वो हमें बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में। ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्राफ के अंडर एरिया अंडर द ग्राफ। तो जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो एक्चुअली हमें डिस्टेंस कवर्ड के बारे में बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुका हुआ है। याद रखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, उस ग्राफ के अंदर ये जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, ये शेडेड एरिया हमें बताएगा कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक ग्राफ है, इस एक ग्राफ के अंदर आप देखें कि ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हुए जिसम का ग्राफ है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो वो हमें बताएगा कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो एक ट्रायंगल बनाता है। तो अगर हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास ये जो एरिया आएगा ये असल में वो डिस्टेंस आएगा जो उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया। तो हमेशा एरिया अंडर द ग्राफ इन अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस cover. The area under the speed time graph up to the time axis is numerically equal to the distance covered by the ऑब्जेक्ट। ओके जी, अब जो मोशन से रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस। vf इज इक्वल टू vi प्लस at, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू vf माइनस vi। यहाँ पे s रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस, vf इज द फाइनल वेलोसिटी, vi इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन। तो हमारे पास मोशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को हम इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। आगे एग्जांपल्स में देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जब हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं तो ये कुछ assumptions हैं जो हम उनको माइंड में रखते हैं, दैट मोशन इज ऑलवेज कंसीडर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हम जब भी इन इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज आर यूज्ड, कि सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज की जो मैग्नीट्यूड्स है हम सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं, उनको इन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। डायरेक्शंस को इस इक्वेशंस के अंदर हम कंसीडर नहीं करते। एक्सेलरेशन इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म, इसके अंदर हम एक्सेलरेशन को भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही कंसीडर करते हैं। एंड अगेन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करके इसके अंदर पुट करते हैं। ये वो चार असम्पशंस हैं जब भी हम जो मोशन
से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम इन असम्पशंस को अपने माइंड में रखते हैं। उसके बाद आ जाता है ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या है? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दें, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट पर ले जाकर छोड़ दें, तो जब वो ऑब्जेक्ट को हम वहां पर छोड़ेंगे तो वो जब गिरेगा तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही होगी, दैट इज द ग्रेविटी। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स के अंडर आ रहा हो तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से। इसलिए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम फ्री फॉल एक्सेलरेशन ही कहते हैं। अब फ्री फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट होता है उस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहां पर आप देखिए कि जो हमारा पास एक्सेलरेशन था, जो ए एक्सेलरेशन था, वो चेंज हो जाता है विद जी, क्योंकि अब एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, तो जहां जहां पर हमारे पास ए एक्सेलरेशन था हम वहां पर उसको चेंज करके क्या कर देते हैं? जी कर देते हैं। अब जब हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर हो रही हैं, तो उसमें जो हमारे पास असम्पशंस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। वो क्या होगी? इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली, इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज जीरो। कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हमेशा हम यही कंसिडर करते हैं कि जब उस ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। Next, the gravitational acceleration g will be taken as positive in downward direction and will be taken as a negative for upward. नेगेटिव होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो अब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा हम उसको नेगेटिव लेंगे। इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। कोई ऑब्जेक्ट जब हम उसको ऊपर फेंकेंगे तो नीचे से ऊपर जाते हुए जहां उसकी हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पर उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। तो ये वो असम्पशन थी जब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब यहां पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। इफ एन आयरन बॉब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, यहां पर वो ये कह रहे हैं कि एक टावर है हमारे पास, उस टावर की टॉप से हम एक आयरन बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं। इट रीचेज अ ग्राउंड इन 4 सेकंड। जब वो ग्राउंड पर पहुंचता है उसको टाइम लगता है 4 सेकंड का। अब वो कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर बता दें और जो इस बॉल की वेलोसिटी है वो बता दें। तो अब देखें इनिशियल वेलोसिटी, अब बॉल के जब हम यहां से ड्रॉप करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लेंगे? जीरो। उसके बाद उसका एक्सेलरेशन जी, क्योंकि अब फ्री फॉल नीचे गिर रहा है तो इस पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसे टाइम कितना लिया? 4 सेकंड। हाइट हमने बतानी है, तो अब ये डिस्टेंस जितना बॉल कवर करेगा उतनी इस टावर की हाइट होगी, तो एस को हम एच से रिप्लेस करेंगे और फाइनल वेलोसिटी भी उसने कहा जी आप फाइंड आउट करके बताएं। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि हम हाइट से उसको बॉल को ड्रॉप करें। हम बात कर चुके हैं कि जब हाइट पे उस ऑब्जेक्ट को हमने पकड़ा हुआ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। और उससे टाइम कितना लिया? 4 सेकंड। और आगे 1/2 एज इट इज, जी की वैल्यू 10 और टाइम 4 सेकंड स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टावर की हाइट आ जाएगी 80 मीटर। अब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह ये सेकंड इक्वेशन भी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद एक बड़ा फेमस एस्पेक्ट फिजिक्स का, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है लेकिन आगे हायर क्लासेस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, दैट इज रिलेटिविटी। 1905 के अंदर एक फेमस साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने रिलेटिविटी को जो वो एक्सप्लेन किया था, जिसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट जब वो यूनिवर्सल एक कांस्टेंट है और स्पीड ऑफ लाइट जब वो सेम रहती है थ्रू आउट द मोशन। इसके अलावा और भी इसकी काफ़ी सारी असम्पशंस थी जो आप जब हम एडवांस लेवल पे इसको पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेशन खत्म हो जाता है। अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, अब हम वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज।
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में न्यूमेरिकल रेशो क्या होती है। अब देखें जैसे कि हमने पीछे जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पे एक एग्जांपल देखी थी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है तो एक पाथ वो ये फॉलो कर सकता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकता है। तो अब या तो यही डिस्टेंस होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एट दैट कंडीशन इट इज इक्वल टू 1 कि दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे। बट इन द अदर केस आप देखेंगे कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो न्यूमेरिकल रिलेशन है वो इक्वल आर लेस देन 1 होगा, इक्वल आर लेस देन 1। तो हम यहां पे इसको कह सकते हैं इट इज इक्वल आर लेस देन 1। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट देन इट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो उसको हम कहते हैं कि वो रेस्ट की हालत में। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, डिस्टेंस कवर्ड बाय इन द फर्स्ट सेकंड। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है, अक्सर पूछा जाता है कि एक बॉल है, आप उसको किसी टावर की हाइट से जब वो ड्रॉप कर रहे हैं तो हम इक्वेशन यूज करते हैं S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिएगा, अब बॉल को टावर की हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है तो VI क्या हो जाएगा, नीचे वेलोसिटी होगी 0, ये सारा फैक्टर होगा 0। बाकी हमारे पास क्या बचा था, S इज इक्वल 1/2। अब G, अब चूंकि बॉल जब वो फ्री फॉल गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा दैट इज 10 और टाइम उसने कितना लिया 1 सेकंड, तो 2 5, तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर क्या आ जाएगा 5 मीटर। सो द राइट आंसर इज 5 मीटर। नेक्स्ट इज अ बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी। अगर मैं इसको साफ कर लूं, हाँ जी, अब वो कह रहे हैं एक बॉडी जो है वो अ बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इज। तो अगेन हम S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। अगेन बॉडी जो वो 0 से स्टार्ट कर रही है तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, उसके बाद 1/2 और एक्सेलरेशन यहां पर उन्होंने बताया हुआ है 144 किलोमीटर पर आवर और टाइम उन्होंने बताया हुआ है 20 सेकंड स्क्वायर का। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 400 मीटर आ जाता है इस फार्मूले के तहत। अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इट कवर्स अ डिस्टेंस S in 4 seconds. How much time does it take to cover 1/4 of the distance? तो इसका जो आंसर है वो 2 सेकंड बनता है। अगेन बाय यूजिंग दिस सेम इक्वेशन आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 2 सेकंड आएगा। यही इक्वेशन ऑफ मोशन जो वो इस्तेमाल होती है। अब यहां पर देखें उन्होंने एक ग्राफ दिया, अब वो ग्राफ देके कह रहे हैं कि इन दो ऑब्जेक्ट्स में से किसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा, स्टेटमेंट्स दी हुई है और पूछा जी कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है। देखो वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B, velocity of A is less than B, velocity of A is equal to B, the graph given no information in this regard। तो अब यहां पर देखें कि जो हमारे पास ग्राफ्स हैं, B का ग्राफ पैरेलल टू द x एक्सिस है, दैट मीन जो B है वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट की हालत में है, जबकि जो A का है उसके स्ट्रेट लाइन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब इसकी स्पीड 0 है, इसकी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्पीड है, तो दैट मीन A की स्पीड जो है वो B से ज्यादा होगी। सो द राइट ऑप्शन इज वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B। A ऑप्शन जो वो राइट होगा, वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B। नेक्स्ट वी हैव द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। हमें पता है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो डिस्टेंस कवर्ड को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ये अगेन हमें डिस्टेंस कवर के बारे में बताता है। स्पीड और टाइम के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास उसके एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करता है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें स्पीड के बारे में बताता है। अब वो कह रहा है अ कार इज एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर at t0
टू 113 किलोमीटर। अब देखें उसकी स्पीड बढ़ रही है, वो 80 से कहां चला गया 113 पर। तो ये कर्व ग्राफ आएगा कि उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, ना यूनिफॉर्म है और ना ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ना ये बनेगी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। किसी भी तरह के सवाल के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।